हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम पेंटिंग के चैप्टर्स कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला है भैया क्वेश्चन पेपर भी करा दीजिए, तो मैं उनके लिए बस एक ही बात कहूँगा कि भैया हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं 9 चैप्टर आपके कंप्लीट भी कर दूँगा और साथ ही में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊँगा। सो डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे, किस बात की टेंशन है। ठीक है, आप लोग बस कमेंट में सीरियसनेस दिखाइए। और मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है पेंटिंग की। आप देख सकते हैं कि पेंटिंग की वीडियोस पे ना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे व्यूज़ बढ़ाने में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को सारे चैप्टर्स भी कराऊंगा और इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए ना, वो सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट अभी हमने 4 चैप्टर पिछली वीडियो में कर लिया था, तो अब हम देखने जा रहे हैं 5वां चैप्टर। और 5वां चैप्टर जो है ना, 5th चैप्टर, उसका नाम है पुनर्जागरण यानी नवजागरण भी कहते हैं इसके। और पुनर्जागरण के समय में किस तरीके से पेंटिंग की जाती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सोशल साइंस के अंदर पुनर्जागरण पढ़ा हो तो आपको सारी चीज़ें दोबारा याद आ जाएंगी। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो अब तो आपका एग्ज़ाम हो गया, अब आप क्यों ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी आपको आगे की नॉलेज के लिए प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए सोशल साइंस की, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ना उस वीडियो से कनेक्ट होने वाली है। चलिए तो अभी हम रेनेसेंस पढ़ते हैं। रेनेसेंस के अंदर क्या क्या है जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, देखिए रेनेसेंस का अर्थ होता है पुनर्जीवन, हमने पढ़ा हुआ है। और पुनर्जागरण भी इसी को कहते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के यूरोप में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये यूरोप के अंदर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे चर्च की पावर इतनी गंदी तरीके से बढ़ गई थी ना कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल गया था। और फिर कुछ लोग पढ़े लिखे लोग है ना, जो कि ग्रुप में आ चुके थे, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप उभरा जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन कुरीति और बुराइयों के बीच में लड़ाई की, और जिसके कारण हम पुनर्जागरण के समय को जान पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने उसमें कला के साहित्य के विकास की बात की थी। ठीक है, तो आज हम कला की बात करते हैं कि कला के विकास में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे सामने है लियोनार्डो दा विंची, दूसरा है माइकल एंजेलो, तीसरा है राफेल। इन तीनों जो प्रमुख योगदान जो देखेंगे ना, इन तीनों का देखेंगे क्योंकि इन तीनों की पेंटिंग की बात ही अलग है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। फर्स्ट चित्र क्या है हमारे सामने। फर्स्ट चित्र है हमारे सामने वीनस का जन्म। ठीक है, तो वीनस का जन्म आप ये देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है ना, इसके अंदर है ना, आप किताब ओपन करके बैठा करें जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि किताब में ये बड़े बड़े चित्र होते हैं, इसमें PDF में छोटे छोटे दिखाई देंगे। ठीक है, तो वीनस के जन्म की बात करूँ तो कलाकार का नाम है सैंड्रो बोत्तिचेल्ला। क्या नाम है? सैंड्रो बोत्तिचेल्ला इसके कलाकार का नाम है। और माध्यम जो है वो कैनवस पर टेम्परा है। शैली जो है वो पुनर्जागरण काल की है। और काल जो है 1485 से 1486 के बीच में देखने को मिलता है। जो संकलन है वो फ्लोरेंस में गैलेरिया डेगली उफिजी के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा चित्र की विशेषताओं की बात करूं तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के कलाकार जो थे बोत्तिचेल्ली, उसके द्वारा ये चित्रित हुआ है। इसमें वीनस को समुद्र से उभरते हुए दिखाया गया है। वीनस है क्या, ये बताइए मुझे। वीनस वहाँ के एक प्रॉपर उसका जगह का नाम है। ठीक है, जगह के नाम की बात कर रहा है। और वो वीनस की खूबसूरती ये है कि वो पूरा का पूरा जो शहर है, वो पूरा का पूरा शहर ही पानी पर है। ठीक है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए, यह चित्र सौंदर्य और सत्य का प्रतीक है, यानी कि सौंदर्य और सत्य का प्रतीक है। इसके अलावा वीनस के शरीर की आकृति लंबी है ये, और इसके अलावा उसके अंग पतले और लंबे हैं। ठीक है, वीनस जगह का नाम है और एक स्त्री का नाम भी है, उसके नाम से उस जगह का नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर, पहला चित्र समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। नेक्स्ट, चित्रकार के विषय में अपनी समझ विकसित करें। हमको तो पता ही है, ये हर बार देखने को मिलता है। तो सैंड्रो बोत्तिचेल्ली फ्लोरेंटीन स्कूल की शैली अपनाने वाले इतालवी कलाकार थे। इन्होंने दूसरी सदी के महान प्राचीन यूनानी जो ग्रीक थे ना, कलाकारों की श्रेष्ठतम कृतियों से प्रेरणा ली थी। और इसके अलावा अब हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा थोड़ा मेरी जो आवाज़ है ना, थोड़ी दबके आ रही होंगी, विद आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की बोरियत फील ना हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 5.1.1। वीनस के शरीर की आकृति कैसी है। और चित्र में वीनस जो है वो किसका प्रतीक है, यानी चित्र में वीनस किसका प्रतीक है। चलिए दोनों का आंसर देखते हैं। देखिए, वीनस का जो शरीर है ना, वो लंबा है और वो सौंदर्य और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है भाई। मैंने अभी जस्ट पेंटिंग के अंदर देखा था, इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने देखा कि काफ़ी क्वेश्चन मैंने अपनी 4 वीडियो में करा दिया। ठीक है, लास्ट की 4 वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको 13 से 14 क्वेश्चन तो उसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 9 चैप्टर अगर मैंने पढ़ा दिया
तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे किताब में होगा नहीं, ठीक है, यानी मैंने कराया नहीं होगा। समझ में आ गया? तो सीरियस हो गया थोड़ा, यही लेक्चर देखा करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरी 9 वीडियो के अंदर आप पूरा पेपर ना केवल पास होके आएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स में पास होके आएंगे, ठीक है। तो बी सीरियस वेन एवर यू आर स्टडिंग हियर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 5.2 कौन सा चित्र है हमारे सामने। ये चित्र के बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको। वर्ल्ड की अगर आप टॉप चित्र की बात करेंगे ना, तो अगर आपने मोनालिसा का नाम नहीं लिया तो फिर क्या ही लिया, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड के टॉप 5 चित्रों में नंबर 1 पे आता है या नंबर 2 पे आता है। मोनालिसा के चित्र से फेमस चित्र किसी के नहीं है। सेकंड नंबर पे मजनू भाई की है, ठीक है, बट मैं मोनालिसा की बात कर रहा हूँ। मोनालिसा से बेस्ट कोई चित्र नहीं है, ठीक है। अब इसकी खासियत देखते हैं क्या है। मोनालिसा की बात करूँ तो इसका शीर्षक जो है मोनालिसा है, कलाकार लियोनार्डो दा विंची है, और माध्यम जो है वो पॉपुलर वृक्ष यानी पहाड़ी लकड़ी है ना, और तेलीय रंग से बनाया गया है इसे, ठीक है। और इसका जो शैली है वो पुनर्जागरण काल की है और 16वीं शताब्दी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इस चित्र की विशेषता की बात करूं तो पुनर्जागरण काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध, मैंने अभी जस्ट बताया, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कृति है ना वो ये है मोनालिसा, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है। और होठों की रहस्यात्मक मुस्कुराहट कला प्रेमियों को मुग्ध कर देती है। चलो इसके बारे में मैं तुम्हें ढंग से बताता हूँ। ये एक ऐसी पेंटिंग है कि भैया इसे जैसे भी तुम देखोगे ना ये तुमको वैसे ही दिखेगी। यानी अगर आप रोते हुए मूड में देख रहे हो तो ये रोते हुए दिखेगी, है ना। और इसके अलावा अगर आप हंसते हुए देख रहे हैं तो हंसते हुए दिखेगी, मुस्कुराते हुए देख रहे हो तो मुस्कुराती हुई दिखेगी। तो ये खास बात है इस पेंटिंग की, इसीलिए बेस्ट पेंटिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट है प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता है तथा ये मनुष्य और प्रकृति के रहस्य को उजागर करती है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति जो है ना उसके रहस्यों को उजागर करती है ये पेंटिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इस प्रसिद्ध पेंटिंग को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पता है पेरिस जाना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको पेरिस जाना होगा। पेरिस के अंदर लूव्र संग्रहालय है, वहाँ पे देख सकते हैं। एक बार तो ये चोरी हो गई थी, तब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, फेमस हो गई थी। 2000 के दशक की बात है ये, उस समय चोरी हो गई थी, ठीक है। तब इसकी कीमत पता चली लोगों को कि भाई कितनी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकार के विषय में अपनी समझ विकसित करें। सबसे पहले है उच्च पुनर्जागरण काल के इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। यानी कि जो लियोनार्डो दा विंची थे ना बहुत बड़े बहुत अच्छे अपने पेंटर रहे हैं, ठीक है। वे एक मूर्तिकार के साथ साथ प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। लो, मूर्तिकार भी थे, पेंटर भी थे और वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। और अगर इनकी 2 अन्य प्रसिद्ध चित्रों के बारे में पूछ ले तो आप एक लिखेंगे लास्ट सपर और दूसरा लिखेंगे वर्जिन ऑफ रॉक, ठीक है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं हमारे सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा के अंतर्गत विंची द्वारा रहस्य को किस प्रकार उजागर किया गया है। 5.2.2 में है चित्र के माध्यम का क्या उल्लेख है। तो पहले में लिखा हुआ है इसका जो रहस्य है वो प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता से मोनालिसा चित्र में रहस्य उजागर किया गया है। मोनालिसा का जो माध्यम है ना वो पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग किया हुआ है, यानी तेल से रंग किया गया। देखिए तेल के अंदर रंग डाल के चिपकाना हो तो वो कब तक रहता है वो हमें आप कभी ट्राई करिएगा, ठीक है। तेल के साथ रंग का प्रयोग और फिर चिपकाना, किसी भी दीवार पर लिखना, आप देखना 2-3 साल बाद भी उसके निशान वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट आ गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पिएता, ठीक है। यानी शीर्षक का नाम ही पिएता है। माइकल एंजेलो है इसके कलाकार और संगमरमर की पूरी मूर्ति है। शैली पुनर्जागरण काल 1498 से 1499 है। संकलन जो है रोम के अंदर जाके सेंट पीटर में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसके कलाकार की बात करूँ, यानी इस मूर्ति की विशेषताएं बात करूँ तो विशेषताएं में इसके कलाकार का नाम सुन लीजिएगा, माइकल एंजेलो है और सबसे प्रसिद्ध माइकल एंजेलो की यही कृति है। इसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें जो कुमारी मैरी है ना उनकी गोद में निर्जीव यीशु के शरीर को दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि जो मैरी है ना वो कौन है, यीशु मसीह की मदर है, ठीक है। और वो जो है ना वो वहाँ पे क्या कर रही है, अपने लाइक बेटे की ना मृत शरीर है ना उस शरीर को, यीशु मसीह के शरीर को अपने गोद में रख रखा है उन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा यह कलाकृति जो है सौंदर्य के प्रतिष्ठित आदर्शों तथा कलाकारों की अपनी सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति को संतुलित व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा है तो उन्होंने बना दिया। और आज की डेट में ना ये बहुत फेमस है। अगर इंसान जाता है ना तो पेंटिंग में मूर्ति में सबसे पहले वो इसी को देखता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है इस मूर्ति के विषय में समझ विकसित करते हैं। माइकल एंजेलो ने न केवल उच्च पुनर्जागरण काल के उत्कृष्टतम मूर्तिकार में से एक थे, अपितु सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र के निर्माता भी यही थे। और उन्होंने बाइबल का एक विषय था
वो सिस्टाइन चर्च की छतों और दीवारों पर चित्र बनाए हुए हैं। यानी बहुत सारे, आपको मैं बता दूं, आपको बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जहाँ पर माइकल एंजेलो की कृति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप पेरिस, रोम, है ना, बहुत सारी जगह पे ऐसे देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है पियता का विषय क्या है। पियता, तो मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया कि कुमारी मैरी जो है ना, उनकी गोद में निर्जीव यीशु मसीह के शरीर को दिखाया गया है। इस कृति में मूर्तिकार द्वारा किसकी संतुलित व्याख्या की गई है? तो इस कृति में सौंदर्य के प्रतिष्ठित आदर्शों और कलाकार की जो अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है ना, उसको दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। देखिए साथ साथ सारे क्वेश्चन भी कराते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसे बोलते हैं परफेक्ट क्लास, जहाँ पे आपको चैप्टर भी कराने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आपकी किताब के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा में भी आपको ज्ञान मिल रहा है। और फिर भी आप लोग बताइए सीरियस नहीं हो रहे। ठीक है, कॉमेंट नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे, भाई थोड़ा तो करो यार, हमारे लिए भी कुछ करो, हम भी आपके लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, फोकस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटिंग 5.4 द नाइट वॉच। द नाइट वॉच की शीर्षक की बात करूं तो द नाइट वॉच ही है और कलाकार इसका रैम्ब्रो है, रैम्ब्रो। ठीक है, इसके अलावा जो माध्यम है कैनवास पर तेलीय रंग है वही सेम, और शैली जो है पुनर्जागरण बैरोक की है। काल जो है 1642 है और संकलन जो है ये आपको हॉलैंड के अंदर एम्स्टर्डम में जिक्स संग्रहालय का नाम है, जिक्स। ठीक है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस मूर्ति की विशेषताओं की बात करूँ तो रैम्ब्रो जो है उनकी द नाइट वॉच संसार की उत्तम कृतियों में से एक है। ये टॉप 5 चित्रों में से एक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 चित्रों की बात करूँ ना तो ये तीनों आएंगे ही आएंगे। जो माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो के बाद आपको लियोनार्डो दा विंची और उसके बाद आपके रैम्ब्रो। ठीक है, इन तीनों की पक्का ही है, आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपको याद करके जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है इसमें प्रकाश और छाया का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है और रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया। ठीक है, क्लियर, मूर्ति की विशेषता समझ में आ गई। चलिए तो आगे देखते हैं। इस विषय में अपनी समझ विकसित करता हूँ पहले तो। ठीक है, हम लोग करते हैं। 17वीं शताब्दी के डच चित्रकार थे। ठीक है, यानी कि वो जो चित्रकार हैं वो डच हैं। वे एक यथार्थवादी चित्रकार थे जो रंगों के गहरे प्रयोग में निपुण थे। यानी कि वो ऐसे चित्रकार थे जिन्हें रंगों के बारे में बहुत ज़्यादा समझ थी। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, चित्र में प्रयुक्त माध्यम कौन सा है उसके बारे में बताइए। जस्ट मैंने ऊपर बात की थी, कैनवास पर तेलीय रंग। ठीक है, यानी कि कैनवास पर तेलीय रंग देखने को मिलता है। इससे पहले वाले में भी हमने चित्र में यही देखा था, जो लियोनार्डो दा विंची की थी ना, मोनालिसा, उसके अंदर भी सेम यही था। ठीक है, और इसके अलावा रैम्ब्रो की उत्तम कृति का उल्लेख पूछ लेगा, यानी रैम्ब्रो के द्वारा बनाया गया कोई भी एक चित्र बता दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? द नाइट वॉच। क्या लिखेंगे? द नाइट वॉच। क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर वो कर लीजिए। और हाँ, मैंने एक कमेंट में पूछा था सबसे कि भैया आप कहाँ से हैं, आप मुझे बता दीजिए कमेंट में कि आप कहाँ से हैं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आइए।